नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इससे पहले कि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में डिस्कस करें, पास्ट में जो एजुकेशन पॉलिसीज आई हैं और उनको बनाने के लिए जो कमीशंस गठित किए गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। मतलब बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं एजुकेशन पॉलिसीज का हमारे देश में। जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद नई एजुकेशन पॉलिसी बनाने की आवश्यकता थी। तो इसके लिए सबसे पहले एक कमीशन का गठन किया गया। 1948 से लेकर 49 के बीच इस कमीशन ने काम किया। इसका नाम था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। इस कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशंस दी, लेकिन फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी नहीं बन सकी। फिर से एक कमीशन का गठन किया गया, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। इस कमीशन ने काम किया 1952 से लेकर 53 के बीच। और इसके बाद फिर से एक एजुकेशन कमीशन का गठन किया गया डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में। इस कमीशन ने काम किया 1964 से लेकर 66 के बीच। फाइनली 1968 में हमारी पहली नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन बनी। 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। पहले तो देखो एजुकेशन स्टेट लिस्ट में आया करती थी, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आने लगी। इसके बाद 1986 में हमारी दूसरी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई और इस नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया 1992 में। तो 86 के बाद हमारी कोई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन नहीं आई है। तो आप कह सकते हो इफेक्टिवली ऑलमोस्ट 34 सालों के बाद हमारी ये नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है। इस नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लिए कमेटी गठित की गई थी TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी 27 मई 2016 को। फिर से एक कमेटी गठित की गई डॉक्टर K कस्तूरीरंजन की अध्यक्षता में और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी 31 मई 2019 को। तो लार्जली देखो अभी जो रिपोर्ट जिसको अप्रूवल दिया गया है कैबिनेट के द्वारा, वो डॉक्टर K कस्तूरीरंजन कमेटी की रिपोर्ट के द्वारा जो ड्राफ्ट रिलीज किया गया था मेनली उसी के आधार पर है। तो एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी को डिस्कस करने के बाद अब हम आते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की तरफ। इसको देखो समझने के लिए आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले स्कूल एजुकेशन से संबंधित क्या प्रोविजंस किए गए हैं इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। उसके बाद हायर एजुकेशन से संबंधित प्रोविजंस। तीसरे नंबर पे अदर की एरियाज, फॉर एग्जांपल अडल्ट एजुकेशन या फिर लैंग्वेजेस से संबंधित प्रोविजंस। और सबसे लास्ट में है मेकिंग इट हैपन, मतलब इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। एक एपेक्स एडवाइजरी बॉडी इस्टेब्लिश की जाएगी इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये सब चीज़ें आती हैं मेकिंग इट हैपन सेक्शन में। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूल एजुकेशन की। और स्कूल एजुकेशन में सबसे पहले बात करेंगे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की, ECCE। देखो आपने कभी एक चीज़ को नोटिस किया है, जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 का, ये 6 साल से लेके 14 साल की उम्र के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों का क्या, ये तो देखो एज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस एज में ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। अगर देखो इस एज में ब्रेन का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता है तो आगे जाके जब बच्चा फर्स्ट क्लास में जाता है या फिर सेकंड क्लास में जाता है तो ठीक से सीख नहीं पाता। अब है क्या हमारे देश में, वो लोग जो अफोर्ड कर पाते हैं वो तो देखो अपने बच्चों को प्ले स्कूल्स में भेज देते हैं। आजकल प्ले स्कूल्स काफ़ी ज़्यादा इमर्ज होके आने लगे हैं, आपने देखा भी होगा। लेकिन जो गरीब लोगों के बच्चे हैं
वो इन प्ले स्कूल्स में जा नहीं पाते। इन प्ले स्कूल्स की फीस भी काफ़ी ज़्यादा होती है। वैसे तो देखो सरकार की एक स्कीम है ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इसमें प्री स्कूल एजुकेशन का प्रोविज़न है, बच्चों को फूड भी दिया जाता है ताकि मालन्यूट्रिशन की समस्या पैदा ना हो, इम्यूनाइजेशन पर भी फोकस किया जाता है और ये सब काम किए जाते हैं आंगनवाड़ीज़ में। बट आंगनवाड़ीज़ में 3 साल से लेकर 6 साल की उम्र के बच्चों को सही ढंग से वो एजुकेशन नहीं दी जाती जो इस एज ग्रुप में दी जानी चाहिए। अब देखो वो बच्चे जिनकी एज 3 साल से लेकर 6 साल के बीच में है, उनको क्या चाहिए? कुछ पजल्स चाहिए, स्टोरी चाहिए, प्लेस चाहिए ताकि उनका ब्रेन डेवलप हो सके। इसी को ध्यान में रखते हुए अब नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में प्रोविज़न किया गया है। अब देखो 3 साल से लेके 6 साल की एज में जो एजुकेशन दी जाएगी वो भी स्कूल एजुकेशन का पार्ट होगा। पहले देखो पेडागोजिकल स्ट्रक्चर इस प्रकार से हुआ करता था, 10+2, मतलब पहली से लेके 10वीं क्लास तक जो एजुकेशन दी जाती है स्कूल में वो है 10 ईयर्स। उसके बाद 16 साल से लेके 18 साल की एज में 11वीं और 12वीं की एजुकेशन, ये 2 सालों की। एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर इस प्रकार का है 10+2, बट नया एकेडमिक स्ट्रक्चर इस प्रकार का होगा 5+3+3+4। सबसे पहले 5 क्या है? 5 है फाउंडेशनल स्टेज। आप सबसे नीचे देखिए, 5 है फाउंडेशनल स्टेज। इस स्टेज को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, 3 से लेके 6 एज और उसके बाद 6 से लेके 8 एज। ये 3 से लेके 6 एज में 3 साल की एजुकेशन होगी आंगनवाड़ीज़ में या फिर प्री स्कूल या फिर बाल वाटिका। और पहली और दूसरी क्लास की जो एजुकेशन है वो भी इसी फाउंडेशनल स्टेज में आएगी। बच्चा पहली या दूसरी क्लास में कब होता है? 6 से लेके 8 साल की एज के बीच है। उसके बाद दूसरी जो स्टेज है, दूसरा यहाँ पे 3 जो है, ये है प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें प्ले, डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग होगी। मतलब क्लास 3 से लेके क्लास 5 के बीच, एज 8 से लेके 11 के बीच। उसके बाद दूसरा ये जो 3 है, ये क्या है? ये है मिडिल स्टेज। इसमें एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन द साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, ये सब चीज़ें होंगी क्लास 6 से लेके 8 के बीच, एज 11 से लेके 14 के बीच। और सबसे लास्ट में है सेकेंडरी स्टेज। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स होगा क्लास 9 से लेके 12 के बीच और एज 14 से लेके 18 के बीच। इस प्रकार से ये नया एकेडमिक स्ट्रक्चर होगा और इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को भी स्कूल एजुकेशन का इंटीग्रल पार्ट माना गया है। और इसीलिए क्या किया जाएगा? अलग से एक करिकुलम भी डिसाइड किया जाएगा नए एकेडमिक स्ट्रक्चर के फाउंडेशनल स्टेज के लिए। ये करिकुलम देखो 2 टाइप्स में डिवाइडेड होगा। सबसे पहले 3 से लेके 6 साल की एज के बीच अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए, और दूसरा पार्ट होगा 6 साल से लेके 8 साल के एज के बीच एजुकेशन के लिए, यानी क्लास 1 और क्लास 2 के लिए। समझ गए? मतलब अलग से अब करिकुलम डिसाइड किया जाएगा, फाउंडेशनल लर्निंग करिकुलम। उसके बाद देखो आंगनवाड़ीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया जाएगा। वहाँ पे फैसिलिटीज़ उपलब्ध होंगी जो प्राइवेट प्ले स्कूल्स में उपलब्ध होती हैं, ताकि बच्चे पजल्स सोल्व कर सकें, स्टोरीज से सीख सकें, वो सब चीज़ें। अब देखो एक और ख़ास बात, एक प्रिपरेटरी क्लास भी होगी। क्लास 1 से पहले एक प्रिपरेटरी क्लास होगी जिसे बाल वाटिका कहा जाएगा। इस प्रिपरेटरी क्लास में बच्चे को तैयार किया जाएगा आगे की क्लासेस के लिए, तो प्रिपरेटरी क्लास का भी प्रोविज़न किया जाएगा। अब इस अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के प्रोविज़न को जॉइंटली इंप्लीमेंट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ HRD, जिसका अब नया नाम होगा एजुकेशन मिनिस्ट्री। इसके बाद वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री और सबसे लास्ट में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री। ये सब मिनिस्ट्रीज मिल के अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात देखो, ये फाउंडेशनल स्टेज के लिए जो करिकुलम फॉर्मुलेट किया जाएगा, यानी 3 साल से लेकर 8 साल तक की एज के बच्चों के लिए जो करिकुलम डिफाइन किया जाएगा वो किया जाएगा NCERT के द्वारा।
इस करिकुलम को कहा जाएगा नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये छोटा नाम है NCPFECCE। ना सिर्फ सिलेबस डिफाइन किया जाएगा इस एज ग्रुप के लोगों के लिए, बल्कि ये भी बताया जाएगा टीचर्स को कैसे पढ़ाना है 3 साल से लेके 8 साल तक की एज के बच्चों को। इसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन है अटेनमेंट ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय ग्रेड 3 इन मिशन मोड। आप मुझे एक बात बताइए, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का क्या मतलब है? देखो, फाउंडेशनल लिटरेसी का मतलब ये है बच्चा सिंपल टेक्स्ट को आइडेंटिफाई कर सके, टेक्स्ट को रीड कर सके, लिख सके, और स्पेसिफिकली बात करें तो ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई लेटर्स, आइडेंटिफाई इनिशियल और फाइनल वर्ड्स, रीड नोन वर्ड्स, रीड फैमिलियर वर्ड्स, लिसन विद कॉम्प्रीहेंशन, ओरली रीड एंड फ्लुएंसी। और फाउंडेशनल न्यूमरेसी में ये सब चीज़ें आती हैं, नंबर्स को आइडेंटिफाई करना, नंबर्स के बीच डिस्क्रिमिनेट करना, मिसिंग नंबर्स को फाइंड आउट करना, एडिशन कर पाना, सब्ट्रैक्शन कम कर पाना, और सबसे लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व करना। अब कायदे से देखो, तीसरी क्लास के बच्चे को ये सब चीज़ें आनी चाहिए, बट आपको भी पता है वेरियस एनजीओज़ के द्वारा जब सर्वे किया जाता है, जैसे प्रथम एनजीओ का सर्वे है, पता लगता है 5वीं क्लास का बच्चा पढ़ नहीं सकता, मैथमेटिक्स की बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व नहीं कर सकता। देखो, दिक्कत ये है, अगर किसी बच्चे को फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी में दिक्कत है तो आगे आगे तो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। वो बच्चा पास तो कर देते हैं स्कूल्स में, 6th में पहुंचेगा, 7th में पहुंचेगा, 8th में पहुंचेगा, अब 8वीं तक पहुंच गया, उसको सही से पढ़ना लिखना भी नहीं आता, तो 8वीं क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो उसको कैसे सीख सकेगा? मतलब नींव ही इतनी कमजोर हो गई कि आगे तो वो बच्चा सीख ही नहीं सकेगा, लर्निंग आउटकम बहुत कम होती जाएगी। तो सरकार इस प्रॉब्लम को पहचानती है, तो इसीलिए सरकार ने कहा है इस नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मिशन मोड में ये इंप्रूव किया जाएगा कि तीसरी क्लास के बच्चे को 2025 से पहले पहले फाउंडेशनल लिटरेसी और फाउंडेशनल न्यूमरेसी में कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए सभी स्टेट्स और यूटीज को बोला जाएगा आप अपने हिसाब से पॉलिसी बनाइए। टीचर्स को एम्पावर किया जाएगा। देखो, टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बच्चे तो गीली मिट्टी के समान होते हैं। टीचर्स को आप अगर अच्छे से सिखाओगे, अच्छे रिसोर्सेज उन्हें उपलब्ध करवाओगे, तो वो और ज़्यादा बेहतर ढंग से बच्चों को सिखा सकेंगे। सरकार इस बात को रिकॉग्नाइज करती है, इसलिए सरकार कहती है दीक्षा जो पोर्टल है, यहाँ पर टीचर्स के लिए हाई क्वालिटी के रिसोर्सेज उपलब्ध करवाए जाएंगे। स्कूल लाइब्रेरीज या फिर जो डिजिटल लाइब्रेरीज हैं उनका भी सहारा लिया जाएगा। ग्रेड 1 के सभी स्टूडेंट्स के लिए 3 मंथ का प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल होगा। अलग से एक मिशन भी इस्टेब्लिश किया जाएगा, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसके अलावा देखो, नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में और भी बहुत सारी बातें की गई हैं, जैसे जो वॉलंटियर्स होते हैं, आप जैसे लोग जो सरकारी स्कूल में जाके पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए प्रोविजंस आसान बनाए जाएंगे ताकि वो आसानी से अपनी नॉलेज बच्चों के साथ शेयर कर सकें। इसके लिए वो स्कीम है, आपको याद होगी, विद्यांजलि। सोशल वर्कर्स या दूसरे जो एनजीओज हैं उनका भी पार्टिसिपेशन सुनिश्चित किया जाएगा, उनका भी सहारा लिया जाएगा, और मील्स पर भी ध्यान दिया जाएगा। देखो, जब तक बच्चे इस एज ग्रुप में अच्छा खाएंगे नहीं, अच्छा न्यूट्रिशन उनके अंदर नहीं होगा, तो उनकी सीखने की जो क्षमता है वो प्रभावित हो सकती है। इसलिए स्कूल में अच्छी मील्स मिले, मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद देखो, काफ़ी सारी रिसर्च में एक बात ये भी सामने आई है, पीयर ट्यूटरिंग से काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। मतलब एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को सिखाता है तो दूसरा स्टूडेंट बहुत अच्छे ढंग से काफ़ी बार सीख पाता है। तो टीचर की निगरानी में पीयर ट्यूटरिंग को भी प्रमोट किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफॉर्म्स इन स्कूल करिकुला एंड पेडागोजी के बारे में। पेडागोजी का क्या मतलब होता है? पेडागोजी मतलब टीचिंग के लिए जो प्रैक्टिसेस या फिर मेथड्स को अपनाया जाता है उसे आप कह सकते हो पेडागोजी। तो स्कूल करिकुलम में रिफॉर्म्स लाया जाएगा और पेडागोजी में भी रिफॉर्म्स लाया जाएगा। करिकुलम देखो ऐसा होगा, सिर्फ कोर एसेंशियल्स पर फोकस किया जाएगा। मतलब सभी सब्जेक्ट्स में अभी जो सिलेबस है वो ज़्यादा है,
और फालतू के जो टॉपिक्स हैं उन्हें निकाल दिया जाएगा, सिर्फ कोर एसेंशियल्स टॉपिक्स को इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट किया जाएगा। क्लासेस इंटरेक्टिव होंगी, मतलब स्टूडेंट से ये अपेक्षा की जाएगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछें, ताकि क्यूरियोसिटी उनके अंदर जो उभर के आ रही है उसे एड्रेस किया जा सके और बच्चा आगे जाके कुछ इनोवेशन लेके आए। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे फोकस किया जाएगा, जैसे फन, क्रिएटिव, कोलैबोरेटिव, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़। क्लास में ये सब एक्टिविटीज़ होंगी। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों को मौका दिया जाएगा कि वो अपने हिसाब से, अपनी चॉइस से सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स में चूज करने में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। और देखो, आज के समय में स्कूल्स में एक डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे स्पोर्ट्स जो है ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, ये करिकुलर एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है इसको ख़त्म किया जाएगा। कोई सेपरेशन नहीं होगा आर्ट्स और साइंस सब्जेक्ट्स के बीच, करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बीच, वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स के बीच। वोकेशनल एजुकेशन स्कूल्स में स्टार्ट हो जाएगी 6ठी क्लास से, 6th क्लास से, और इसमें इंटर्नशिप भी इंक्लूड होगी। इसके बाद लास्ट में कहा जाता है एक नया और कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन यानी NCFSE 2020-21 ये डेवलप किया जाएगा। किसके द्वारा? NCERT के द्वारा। इसके अलावा और कुछ बातें, जैसे शुरुआत से ही डिजिटल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, साइंटिफिक टेम्पर बच्चों में डेवलप करने पर ध्यान दिया जाएगा, और ICT का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए पेडागोजी में, यानी टीचिंग प्रैक्टिसेस में और मेथड्स में। इस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा ताकि इंटरेक्टिव ढंग से, जैसे काफ़ी वीडियोज़ एनिमेटेड होती हैं ज्योग्राफी से संबंधित या फिर साइंस एंड टेक से संबंधित, इन्वायरमेंट से संबंधित, तो बच्चे अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करके ज़्यादा अच्छे ढंग से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा। और सबसे लास्ट में, टीचर्स लोकल लैंग्वेजेस की सहायता से पढ़ाएं, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। अब देखो, किसी गांव में लोकल लैंग्वेज जिसे बच्चे अच्छे से समझते हैं, उसमें अगर टीचर समझाएगा तो बच्चे ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ सकेंगे, लर्निंग आउटकम ज़्यादा होगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रोविज़न भी इसी से संबंधित है, मल्टीलिंगुअलिज्म एंड पावर ऑफ लैंग्वेज। इसमें देखो कहा जाता है जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, यानी 5वीं क्लास तक के बच्चों को कंपल्सरली मदर टंग लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज या फिर होम लैंग्वेज में सिखाया जाएगा। 5वीं तक तो कंपल्सरी इन्हीं लैंग्वेजेस में सिखाया ही जाएगा, बट प्रेफर ये किया जाता है कि 8वीं क्लास तक के बच्चों को मदर टंग लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में या फिर होम लैंग्वेज में ही सिखाया जाए। लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया ये एक फन प्रोजेक्ट होगा जो हर एक स्टूडेंट के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया जा सकता है। लैंग्वेजेस को सीखने के लिए हर एक स्टेट और यूटी की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कौन सी 3 लैंग्वेजेस वो बच्चों को सिखाना चाहते हैं स्कूल में, और सभी जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं वो स्कूल में एज ए ऑप्शन अवेलेबल होंगी। कौन सी हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस बताइए आप? संस्कृत, ओडिया, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, ये 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं हमारे देश में। इसके बाद देखो, इंडियन साइन लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज किया जाएगा पूरे देश में, यानी वो लोग जो सुन नहीं सकते उनके लिए जो साइन लैंग्वेज होती है उसे स्टैंडर्डाइज किया जाएगा, और इसके लिए नेशनल और स्टेट करिकुलम का मटेरियल भी डेवलप किया जाएगा ताकि वो बच्चे जो सुन नहीं सकते चीज़ों को समझ सकें। इसके बाद नेक्स्ट, कई सारी फॉरेन लैंग्वेजेस को ऑफर किया जाएगा सेकेंडरी लेवल पर। सेकेंडरी लेवल मतलब क्लास 9 से लेके क्लास 12 के बीच फॉरेन लैंग्वेजेस को भी ऑफर किया जाएगा। बच्चे चाहे तो फॉरेन लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है असेसमेंट रिफॉर्म्स, मतलब एग्ज़ाम्स। अभी देखो, बच्चों की असेसमेंट होती है साल के अंत में। साल के अंत में जो एग्ज़ाम्स होते हैं, 10वीं और 12वीं क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम्स, और वैसे हर क्लास के अंत में जो एग्ज़ाम्स होते हैं, इनके थ्रू बच्चों को असेस किया जाता है कि पूरे साल में क्या सीखा है। देखो, इस सिस्टम में रोट लर्निंग काफ़ी ज़्यादा इमर्ज होके आई है। बच्चे लास्ट में रट्टा मारते हैं
और एक होड़ लग जाती है, कंपटीशन हो जाता है बच्चों के बीच ज़्यादा मार्क्स हासिल करने का। उसके बाद 12वीं क्लास के बाद एग्ज़ाम्स क्रैक करने के लिए, प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए भी कोचिंग कल्चर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया है। तो इन सब चीज़ों से नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। इसे रिकॉग्नाइज किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। तो अब काफ़ी सारे बदलाव लाए जाएंगे। तीसरी क्लास में पेपर होंगे लास्ट में, 5वीं क्लास में होंगे, 8वीं क्लास में होंगे। ये बोर्ड एग्जाम्स नहीं होंगे, ये एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ के द्वारा, फॉर एग्जांपल स्कूल प्रशासन। लेकिन 10वीं क्लास के अंत में और 12वीं क्लास के अंत में जो एग्जाम्स होंगे वो बोर्ड के द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे, फॉर एग्जांपल सीबीएसई या फिर आईसीएसई। अब देखो, बोर्ड एग्जाम्स का मौका बच्चों को साल में 2 बार दिया जाएगा। एक बार तो एग्जाम्स होंगे और दूसरी बार इंप्रूवमेंट का भी मौका दिया जाएगा, ताकि बच्चे पर एकदम से ज़्यादा स्ट्रेस ना पैदा हो। और देखो, एग्जाम्स इस प्रकार से बनाए जाएंगे, मतलब पेपर इस प्रकार से सेट किए जाएंगे कि बच्चों की याद करने की जो क्षमता है उसे ना चेक किया जाए, बल्कि हायर ऑर्डर स्किल्स चेक की जाए। जैसे बच्चा एनालाइज कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है, क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल बच्चे में डेवलप हुई है या फिर नहीं हुई है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है, ये सब चीज़ें बच्चों की चेक की जाए। और देखो, ये जो एग्जाम्स हों, इनका मेन मकसद लर्निंग चेक करना हो, ताकि फर्दर इंप्रूवमेंट लाया जा सके पेडागोजी में, टीचिंग प्रोसेस में या फिर टीचिंग मेथड्स में या फिर प्रैक्टिसेस में, ताकि बच्चा और बेहतर ढंग से सीख सके। मार्क्स देना मकसद नहीं होगा एग्जाम्स का। एग्जाम्स का मकसद होगा ये पता लगाना कि अभी जो टीचिंग प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है उनसे बच्चा सीख क्यों नहीं रहा है, फर्दर क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती है। और ये सब इंश्योर करने के लिए एक बॉडी इस्टेब्लिश की जाएगी, परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये जो बॉडी जो होगी स्टैंडर्ड्स सेट करेगी और उन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एग्जाम्स सेट करने होंगे विभिन्न स्कूल्स को, और बोर्ड एग्जाम्स भी उन्हीं के अनुसार सेट होंगे। इसके अलावा देखो, सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट पर फोकस किया जाएगा। एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुकी है, ये कोशिश करेगी कि बच्चे जो प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए टेस्ट लेते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे नीट का एग्ज़ाम है या फिर जेई का एग्ज़ाम है, इसके लिए कोचिंग लेते हैं बच्चे, उन्हें कोचिंग लेने की आवश्यकता ना पड़े। मतलब जैसे बोलते नहीं कि यूपीएससी आजकल इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछने लगी है कि कोचिंग लेने के बावजूद वो क्वेश्चंस कोचिंग सेंटर्स के नोट से नहीं आते हैं। तो उसी तरफ इशारा करते हुए कहा गया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस प्रकार का टेस्ट कंडक्ट करेगी कि कोचिंग लेने का कोई फायदा ही ना हो। समझ गए? नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि बच्चों की प्रोग्रेस को ट्रैक किया जा सके और वो अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से, प्रोग्रेस के हिसाब से सही ढंग से करियर चूज कर सकें। नेक्स्ट, बोर्ड एग्जाम्स फ्लेक्सिबल होंगे, मतलब स्टूडेंट्स जो हैं अपने हिसाब से सब्जेक्ट्स चूज कर सकेंगे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। बाकी ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम्स कब कब कंडक्ट होंगे, तीसरी में, 5वीं में, 8वीं में। एग्जाम्स का मकसद होगा लर्निंग आउटकम चेक करना। रोट लर्निंग यानी रेक्टाफिकेशन जो है, इससे हमारा एजुकेशन सिस्टम दूर जाएगा और स्कूल एग्जामिनेशन के जो रिजल्ट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा डेवलपमेंट पर्पजेस के लिए। बोर्ड एग्जाम्स को फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा, परख बॉडी इस्टेब्लिश की जाएगी एग्जाम के स्टैंडर्ड्स सेट करने के लिए। ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। बस लास्ट में आप ये देख लीजिए, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। स्टेट और यूटीज जो हैं स्कूल में बच्चों का जो प्रोग्रेस कार्ड होता है, इसे रीडिज़ाइन करेंगे ताकि 360 डिग्री प्रोग्रेस का पता लगाया जा सके। ये एक मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट होगी। इसमें बच्चों का खुद का सेल्फ असेसमेंट होगा, पीयर असेसमेंट होगा यानी साथी स्टूडेंट्स का असेसमेंट होगा, टीचर्स का असेसमेंट होगा। कार्ड ये भी रिफ्लेक्ट करेगा लर्नर का यानी स्टूडेंट्स का कोग्निटिव परफॉर्मेंस कैसा है, इफेक्टिव, सोशियो इमोशनल और साइकोमोटर डोमेन में भी परफॉर्मेंस कैसा है। इस प्रोग्रेस कार्ड में ये सारी चीज़ें जैसे क्विजीज, रोल प्लेज, ग्रुप वर्क, पोर्टफोलियो, इन सब में कैसा परफॉर्मेंस रहा है। और इस प्रोग्रेस कार्ड में पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। पेरेंट्स का भी रोल होता है चिल्ड्रन की एजुकेशन में और डेवलपमेंट में, तो उनका भी एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन।
देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये एम करती है कोई भी बच्चा जो सीखना चाहता है लेकिन अपने जन्म के कारण गरीब परिवार में जन्म हुआ है या फिर ऐसी जगह पर ऐसी परिस्थितियों में जन्म हुआ है बच्चे के लिए सीखना संभव नहीं है, ऐसा बच्चे का बैकग्राउंड है, कोई भी ऐसा बच्चा सीखने से वंचित ना रह सके, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम करती है। स्पेशल जो फोकस होगा वो सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स पे होगा, जैसे गर्ल्स एजुकेशन पे, या फिर कई जो एरिया है हमारे देश में बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं वहाँ पर उन इलाकों में जो बच्चे रहते हैं उन पे फोकस किया जाएगा। डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चे हैं उन पे फोकस किया जाएगा। और इसके लिए क्या कुछ किया जाएगा? गर्ल्स एजुकेशन के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड इस्टेब्लिश किया जाएगा, स्पेशल एजुकेशन जोन्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे डिसएडवांटेज रीजन्स और ग्रुप्स के लिए, और वो बच्चे जो डिसेबिलिटी का शिकार हैं ये इंश्योर किया जाएगा वो भी पूरा पार्टिसिपेट करें रेगुलर स्कूलिंग से लेके, मतलब फाउंडेशनल स्टेज से लेके हायर एजुकेशन तक। अलग से उनके लिए जो असिस्टिव डिवाइसेस हैं वो उपलब्ध करवाए जाएंगे, सीखने में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स का सहारा लिया जाएगा ताकि उनको सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके सीखने के लिए। हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एनकरेज किया जाएगा कि बाल भवन इस्टेब्लिश किया जाए। बाल भवन काम करेंगे स्पेशल डे टाइम बोर्डिंग स्कूल का, यहाँ पर बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं आर्ट रिलेटेड, करियर रिलेटेड या फिर प्ले रिलेटेड एक्टिविटीज़ में, और जो फ्री स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा सामाजिक चेतना केंद्र के तौर पर। इसके बाद नेक्स्ट प्रोविज़न है टीचर्स से संबंधित। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। देखो पास्ट में टीचर्स का सम्मान काफ़ी ज़्यादा होता था क्योंकि टीचर्स चिल्ड्रन का भविष्य तय करते हैं, एक प्रकार से नेशन का यानी देश का भविष्य तय करते हैं। पहले काफ़ी रिस्पेक्ट हुआ करती थी, टीचर्स जी जान लगा देते थे बच्चों को सिखाने में। बट दुखद बात यह है आज के समय में टीचर्स का जो स्टेटस है काफ़ी ज़्यादा गिरा है। इसके पीछे एक रीज़न ये है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें काफ़ी धांधलेबाजी होती है। इवन टीचर बनने के लिए जो डिग्री कोर्सेज होते हैं, फॉर एग्जांपल बीएड, वो भी देखो सिर्फ डिग्री प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ सिखाते नहीं हैं अपने कोर्स में। एक डेटा के अनुसार ज़्यादातर ये जो टीचिंग के लिए कोर्सेज होते हैं सिर्फ डिग्री देते हैं, मतलब इवन सिखाने की कोशिश भी नहीं करते हैं, क्लासेस ही नहीं लगते हैं, सिर्फ बीएड की डिग्री दे दी जाती है। तो अब सोच के देखिए वो पर्सन्स जिनके पास सिर्फ डिग्री है, जिन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है कि कैसे बच्चों को सिखाना है, अगर वो टीचर बन जाएंगे सिफारिश से या फिर करप्शन से तो वो बच्चों को क्या सिखाएंगे। इसी वजह से एजुकेशन का जो हमारा स्तर है वो गिरा है। तो सबसे पहले तो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये कहा गया है ये जो टेस्ट होते हैं टीचर बनने के लिए या फिर टीचिंग कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए, इनमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी। अगर कोई कॉलेज सब स्टैंडर्ड ढंग से चलता है, ठीक से नहीं सिखाता है, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स होगा। इसमें अगर कोई पर्सन सीधा टीचर बनना चाहता है तो ये इंटीग्रेटेड कोर्स होगा 4 साल का, ग्रेजुएशन भी हो जाएगी, साथ के साथ बीएड का कोर्स भी हो जाएगा। लेकिन ये इमीडिएटली नहीं इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसे 2030 तक इंप्लीमेंट करना है। और अगर देखो किसी ने स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन हासिल कर ली है तो उसके लिए 2 साल का बीएड का कोर्स होगा। और अगर किसी ने 4 साल की मल्टीडिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री हासिल की है या फिर मास्टर डिग्री हासिल की है किसी सब्जेक्ट में तो उसके लिए 1 साल का बीएड का कोर्स होगा। 2030 आते आते जो मल्टीडिसिप्लिनरी कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ होंगी, इनके बारे में हम हायर एजुकेशन में डिस्कस करेंगे कि सरकार का प्लान है कि मल्टीडिसिप्लिनरी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश करने हैं। तो 2030 आते आते ये मल्टीडिसिप्लिनरी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ टीचर एजुकेशन का कोर्स ऑफर करेंगे। इसके साथ साथ और बहुत सारी बातें टीचर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए नया और कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन इस्टेब्लिश किया जाएगा 2021 से पहले। सभी टीचर एजुकेशन जो प्रोग्राम्स हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे कंपोजिट मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस में, और सिर्फ एजुकेशनली साउंड मल्टीडिसिप्लिनरी और इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम अवेलेबल करवाए जाएंगे इन इंस्टीट्यूट्स में।
इसके बाद स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी कुछ स्टूडेंट्स को जो इस 4 साल के इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में पढ़ना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं। नेक्स्ट, बीएड कोर्सेज में एडमिशन के लिए टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, तो ये अच्छा हो जाएगा। प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहेगी, पूरे देश में एक ही टेस्ट होगा, तो सिस्टम में काफ़ी सुधार आएगा। नेक्स्ट, अगर देखो कोई टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है लेकिन वो सब स्टैंडर्ड है, वार्निंग देने के बाद भी अगर सुधार नहीं लाया जा रहा है उस टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के द्वारा, तो उस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट, देखो जो सीनियर फैकल्टी हैं या फिर रिटायर्ड टीचर्स हैं उनका सहारा लिया जाएगा नए टीचर्स को मेंटर करने के लिए, और इसके लिए नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग विद ए लार्ज पूल ऑफ आउटस्टैंडिंग सीनियर और रिटायर्ड फैकल्टी इस्टेब्लिश किया जाएगा। समझ गए? सीनियर फैकल्टीज या फिर जो रिटायर्ड फैकल्टीज हैं उनकी सहायता ली जाएगी टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए, और इसके लिए नेशनल मिशन लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, ये देखो सिंगल पॉइंट रेगुलेटर का काम करेगी हायर एजुकेशन सेक्टर के लिए, इंक्लूडिंग टीचर एजुकेशन के लिए। ये जो बॉडी होगी नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, ये हायर एजुकेशन के सभी कोर्सेज के लिए सिंगल रेगुलेटर का काम करेगी, इंक्लूडिंग टीचर एजुकेशन। सबसे लास्ट में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को मजबूत किया जाएगा सभी स्टेजेस पर। इसके बाद देखो टीचर्स को एम्पावर भी किया जाएगा, उनके पास ऑटोनॉमी होगी, वो क्लास में कौन से टीचिंग मेथड्स या फिर प्रैक्टिसेस की सहायता से बच्चों को सिखाना चाहते हैं। टीचर्स को एकेडमिक लीडरशिप पोजीशंस में जगह दी जाएगी। प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है टीचर्स की उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। मेरिट बेस्ड टेन्योर ट्रैक सिस्टम होगा, टीचर्स ने कितना अच्छा काम किया है ये ट्रैक करने के लिए। मिनिमम 50 घंटे का कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा, यानी सीपीडी होगा टीचर्स का। सर्विस इन्वायरमेंट को इम्प्रूव किया जाएगा, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करके। अगर देखो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो टीचर ज़्यादा अच्छे से पढ़ा सकता है। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स तय किए जाएंगे 2022 से पहले, NPST। इसके बाद सिंगल स्टेज के अंदर, सिंगल स्टेज मतलब फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज, इन सबको एक ही स्टेज माना जाएगा, और इसमें टीचर्स के करियर ग्रोथ पर ध्यान दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई टीचर फाउंडेशनल स्टेज में अच्छा पढ़ाता है तो उसका प्रमोशन हो जाएगा, उसको मौका दिया जाएगा प्रिपरेटरी स्टेज में पढ़ाने का। उसी प्रकार से प्रिपरेटरी स्टेज में कोई टीचर अच्छा पढ़ाता है तो वो मिडिल क्लास के बच्चों को पढ़ा सकेगा, उसका प्रमोशन हो जाएगा, इस प्रकार से। नेक्स्ट, सभी स्टेट के द्वारा सर्वे कंडक्ट किया जाएगा टेक्नोलॉजी की सहायता से, ये पता लगाने के लिए कि टीचर्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या हैं, क्या दिक्कतें उनको आ रही हैं, ताकि टीचर्स बेहतर टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल कर सकें बच्चों को सिखाने के लिए। तो देखो इस प्रकार से हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो मेन प्रोविजंस हैं स्कूल एजुकेशन से संबंधित, उनको तो डिस्कस कर लिया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।